हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू डूइंग वेल। देखो, हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वीडियो डिस्कस किया था कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बीच में कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आप 140 के आगे जा सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले बायोलॉजी को। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम सभी को लगता है कि यार बायोलॉजी एक सिंपल सब्जेक्ट है, 2 किताबों से क्वेश्चन पेपर आने वाले, तो मैं इजीली 340 स्कोर कर लूंगा। बट ऐसा नहीं होता है। मैं भी खुद से ओवर स्मार्ट बनने गया था, ओवर कॉन्फिडेंट था। एंड मैंने जब अपने फ्रेशर में 12th क्लास में अपनी नीट दी थी तो बायोलॉजी के बीच में मैंने बहुत गंदा स्कोर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने अपने आप को कैसे बदला कि मैंने 340 स्कोर किया था अपने ड्रॉप ईयर के बीच में, वो भी बहुत लिमिटेड समय के बीच में। लिमिटेड समय के बीच में ऐसा क्यों कहता हूं मैं, ठीक है, इसका एक सिंपल सा आंसर है। अगर मैंने फाइनल नीट के बीच में अपने बायोलॉजी के बीच में 340 स्कोर किया होगा तो मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट का स्कोर कितना होगा। ठीक है, आप गेस कर सकते हो कि भैया 300 होगा। ठीक है, ओवरऑल 720 में से 300 होगा, 400 होगा। नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, मेरा ओवरऑल स्कोर था 110 आउट ऑफ 720। ठीक है, देखो यार, इतना स्कोर था मेरे मॉक टेस्ट के बीच में टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बीच में। तो मेरा बायोलॉजी ऑलमोस्ट 70 मार्क्स पर था। तो 70 से लेकर 340 तक लेके जाना मेरे लिए एक डिफिकल्ट टास्क थी। बस इस जर्नी के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है, आज वही डिस्कस करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल समझेंगे। एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी 100 मार्क, 150 मार्क्स या 200 मार्क्स, या अभी स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, देखो इतना लिमिटेड समय बाकी है, बट अगर अभी भी स्टार्ट करोगे तभी भी आपका स्कोर अच्छा आ सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम किसके बीच में आती है। इट इज वेरी इजी टू स्कोर 240 मार्क्स। बायोलॉजी के बीच में 240 बहुत एवरेज बच्चे का भी आ जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स के बीच में वो खराब कर देता है, बट बायोलॉजी के बीच में 240 आ ही जाता है। ठीक है, बट टेक्स एफर्ट्स टू स्कोर 300 करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, मेहनत क्यों लगती है, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अच्छे से उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आपका 300 आता है। बट 300 तो एक नॉर्मल बच्चे का भी आ सकता है जो मेहनत करेगा, क्योंकि अगर वो एफर्ट्स डालेगा तो उसका स्कोर आने वाला है। आप ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से आपका स्कोर 360 आउट ऑफ 360 आ सकता है। अभी भैया आपने खुद से 340 स्कोर किया था, आप 360 क्यों बता रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसका भी आंसर करूंगा मैं कि अगर मैं कुछ बेसिक मिस्टेक्स ना करता तो उस दिन मेरा स्कोर 360 हो सकता था। एंड वो मिस्टेक्स आज हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो के बीच में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार देखो, आप ऐसे भी रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है, किसी से चैट कर लोगे यार, 10 मिनट का वीडियो देख लो, 1.5 के बीच में देख लो, मगर देख लो यार। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी किताब फॉलो करनी है, क्या करना है। तो सिंपल बेसिक बात है, एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट 95% से लेकर 99% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से बनते हैं। ठीक है, तो आपको बस सेम बुक यूज करनी है। नहीं भैया मेरे पास एलन के बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स है, आकाश के मॉड्यूल्स है, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स है। देखो, जिन मॉड्यूल्स के बीच में आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी का कंटेंट मिलेगा, ठीक है, वो आपकी बस एक प्रैक्टिस होने वाली है, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होने वाला है, बट वो स्कोर के बीच में उतना ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल सुनना। 2025 का क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है, एक्चुअली डिफिकल्ट था क्यों, क्योंकि आपको उस टाइम पीरियड के बीच में जहां पर फिजिक्स डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री डिफिकल्ट था, बायोलॉजी एवरेज होने के बावजूद भी उस टाइम पीरियड के बीच में सॉल्व करना डिफिकल्ट था। स्टिल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा जो क्वेश्चन पेपर आपका बना है वो एनसीईआरटी से बना है। ठीक है, उसके बीच में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन लगते हैं, बट वो समरी से पूछे हैं। देखो, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, बट वो समरी से पूछे हैं, मतलब एक किताब से ही आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना जो होने वाला है वो आपका थोड़ा सा व्यर्थ जाएगा, वो कुछ काम का नहीं आने वाला आपको। ठीक है, तो कंक्लूजन आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, सो इतना अगर बेसिक है कि 2 किताब से 11th की एनसीईआरटी, अगर 12th की एनसीईआरटी से पूरा बायोलॉजी का पेपर आता है तो सभी के सभी स्टूडेंट्स 360 क्यों स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसका एक बेसिक सा सिंपल मैं आपको दूंगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अभी बहुत ज्यादा आने लगे हैं। अगर आप देखोगे तो सिंगल स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली स्टेटमेंट होता है, इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस 9 to 11 क्वेश्चंस आने लगे हैं। एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट इस वीडियो के बाद में आपका वो प्रॉब्लम आपकी एक स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट हो जाएगा ना, एक होता है ना कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, वो बन जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर 5 से लेकर 8 क्वेश्चंस आते हैं, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो कि इजी मार्क्स होते हैं, वहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। तो लास्ट ईयर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने भी 320 के आगे स्कोर किया है, मेरा एक पर्सनल उनके ऊपर काम था, ठीक है, कि मैंने इन सभी की प्रैक्टिस उनसे करवा ली थी। अगर आप जाके मेरे वीडियोस भी देखोगे तो मैंने उसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन पेपर कैसे बनने वाला है। मैं पहले से बता रहा था कि यार हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे जो वीडियोस है उसके बीच में डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। क्यों, क्योंकि फाइनल यूनिट के बीच में क्वेश्चन पेपर कैसा भी आ सकता है, वही हुआ था। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वेटेज देखेंगे। ये है आपका वेटेज। ठीक है, क्लास 11 का वेटेज है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि हर एक टॉपिक के ऊपर
एक से लेकर 2 क्वेश्चंस आपके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि डोंट स्किप दिस टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, बायोलॉजी के बीच में अगर आप एक सिंगल एक लाइन भी मिस करते हो ना, तो आपके लिए लॉस होने वाला है। क्यों? फिजिक्स का आप बहुत मेहनत करते हो, एक टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ने के बाद भी उस टॉपिक के ऊपर एक आध दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत मेहनत लगी, बहुत कॉन्सेप्ट लगी, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी, फिर भी एक से लेकर 2 क्वेश्चन आए। बट बायोलॉजी के बीच में सिंपल टॉपिक के ऊपर भी कितने क्वेश्चन है? देखो, बायोमोलिक्यूल्स सिंपल टॉपिक है, एक बार पढ़ लिया, बार बार रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके ऊपर 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आए हैं मेरे दोस्त, 3 से लेकर 5 क्वेश्चन। तो अगर तू बायोलॉजी के बीच में कुछ स्किप करने वाला है तो तेरा स्कोर 360 नहीं आ सकता, 300 के आगे जाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना। तो इसके बीच में स्किप कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बट भैया ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो जेनेटिक्स के ऊपर है ना, यहाँ पर आप क्लास 12 के बीच में देख सकते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर 5 से लेकर 9 क्वेश्चन आते हैं यार। एक टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर उसे ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इवोल्यूशन के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, तो उसको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना यहाँ पर वर्थ इट होने वाला है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सप्लेन करने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि भैया अभी मास्टर कैसे करना है। देखो, मैं वीडियो को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, इमेजेस नहीं डालूंगा कि इसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, वो मैं आपको क्लासेस के बीच में बताते जाऊंगा। बट अभी सिंपल सी बात है कि भैया एक बेसिकली अगर मैं 0 से स्टार्ट करने वाला हूं, अगर मेरा स्कोर अभी 120 150 आ रहा है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, तो मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, ठीक है। वो तो भैया अभी आपने वही डिस्कस किया था, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कॉन्सेप्ट। भैया बायोलॉजी के बीच में क्या कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। अगर आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके बीच में एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, बस इतना मत पढ़ो, उसकी कॉन्सेप्ट समझो। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसकी कॉन्सेप्ट समझो। जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट आप समझोगे, तो अगर एनटीए कुछ घुमा के क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन को घुमा के पूछे, रोटेट करके पूछे, वो क्वेश्चन आपको आएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट आती है। तो ऐसा नहीं है कि भैया आप बस रटते जाना है, बायोलॉजी के बीच में रटता है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद आपको रटना है बेटा, उससे पहले नहीं रटना है, ठीक है। फिर आपने हाईलाइट्स करनी है। देखो, अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को बहुत क्लीन रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे क्लीननेस पसंद है। नहीं बेटा यार, हाईलाइट्स करो। क्या हाईलाइट करना है? इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अगर आपको लगे कि यार लिविंग वर्ल्ड के बीच में एक 4 लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसे हाईलाइट कर दिया, रेड पेन से लिख लिया वहां पर कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम है, कुछ ईयर है, डिस्कवरी की ईयर है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है उसे हाईलाइट कर लिया, कुछ डेटा है उसे हाईलाइट कर लिया, और डायग्राम्स की पढ़ाई करते समय डायग्राम्स को अच्छे से देख लिया। इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते समय कॉन्सेप्ट समझो, उसकी हाईलाइट्स करो, और आगे जाके बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। फिर बाद में भैया रिवीजन करना होता है, बायोलॉजी के बीच में रिवीजन करना हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको कंसिस्टेंटली डेली रिवीजन करना पड़ता है, नहीं तो आपकी नैया डूब जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी होल चैप्टर आपको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। बहुत है, सिंपल सी चीज है। देखो, जस्ट सपोज कि आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करो, आपको बहुत सारी चीजें बार बार करने से ही याद हो जाती है। बट यार एक पॉइंट पर सैचुरेशन आ जाता है यार। एक बंदा एक टॉपिक को कितनी बार पढ़ेगा? लेट अस नो कितनी बार पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि सैचुरेशन आने की वजह से आप यहाँ पर बार बार हाईलाइट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप बार बार हाईलाइट्स पढ़ सकते हो, और फिर बाद में स्टैंडिंग चीज आती है आपके नोट्स, ठीक है। नोट्स अभी भैया नोट्स अभी हमने नहीं बनाए, नोट्स को कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, नोट्स बनाते समय इंपॉर्टेंट लाइन्स के वगैरह ही बनाया करो। बट जैसे कि मॉर्फोलॉजी के आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स हैं, उससे आपको नोट्स बनाना है। बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, या आपका अगर कुछ भी ऐसी चीज है लाइक जेनेटिक्स के है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाया करो, और शॉर्ट नोट्स पढ़ो, डेली रिवाइज करो, अपने वॉल के ऊपर चिपकाओ। अगर मैं अपनी इसका एक इमेज डाल दूंगा, ठीक है, मेरे अपने वॉल के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स है, मेरे वॉशरूम के बीच में शॉर्ट नोट्स है, मेरे दीवार के ऊपर, मेरे दरवाजे के ऊपर, हर जगह पर मैंने शॉर्ट नोट्स चिपकाए हैं। एंड जब भी मेरे पास कुछ काम नहीं होता, जब भी मैं वॉशरूम में बैठता हूँ, तब मैं वो चीज रिवाइज करके बाहर निकलता हूँ। यही उसका बेनिफिट होता है यार, कि फ्री टाइम में के बीच में उसे रिवाइज करना है, ठीक है। देखो, एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, हमारे एक एप्लीकेशन है, ये प्रमोशन नहीं है, वैभव देशमुख जो कि मेरा नाम है, उसके सामने बायोलॉजी लगा देना, उसका एप्लीकेशन का नाम है। अगर आप iOS यूजर हो तो मैं कमेंट सेक्शन के बीच में उसे डाल दूंगा, ठीक है। वहां पर आपको बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स का कोर्स मिलेगा। हर एक टॉपिक है, क्लास 11th है प्लस क्लास 12th है। मॉर्फोलॉजी की न्यूली एडेड फैमिलीज है, उसके अच्छे क्वेश्चंस है। फ्रॉग है, कॉकरोच है, ड्रग्स है, हर एक चीज के आपको वहां पर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप उसे परचेस करते हो, ठीक है,
तो आपका पूरा बायोलॉजी विद इन 7 डेज रिवाइज हो जाएगा। 15 दिन के बीच में 2 बार रिवाइज हो जाएगा और आपके मॉक टेस्ट के बीच में अगर आपका स्कोर अभी 200 आ रहा है तो 270 तक जाएगा। इतना ज्यादा बूस्ट मिलेगा इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के बाद, तो उसे एक बार जरूर देख लेना क्योंकि ये वर्थ इट होने वाला है। नेक्स्ट लेवल चीज है। लास्ट ईयर हजारों स्टूडेंट्स ने परचेज किया था, सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ था। हाँ, एक आध दूसरे नेगेटिव कमेंट आते हैं कि भैया मैंने आपके शॉर्ट नोट्स को पढ़ा था अच्छे से बट मेरे 200 भी नहीं बने। एक आध कमेंट आता है, 1000 में से एक आध कमेंट आता है, तो उसका सोल्यूशन भी देना चाहूंगा कि बस शॉर्ट नोट से नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, आपको क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। इन तीनों को कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तभी आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, 360 आने वाला है, ठीक है। अभी भैया अभी आप बता रहे हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज है मेरे दोस्त, सबसे पहले पीवाईक्यू लगा ले, क्योंकि पीवाईक्यू से तुझे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पर कहां पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर तू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स देखता है, ठीक है, तो उसके बीच में पोलन का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तुझे पता होगा, ठीक है। टैपेटम क्या होता है, अगर तुझे दिखाई देगा क्या टैपेटम के ऊपर 4 क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुझे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू 3 से 4 बार सॉल्व कर ले, एक बार सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। सेकंड टाइम 30 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स लगेंगे। थर्ड टाइम तुझे 10 मिनट्स लगेंगे, ऐसे करके टाइम कम होते जाएगा। तो 3 to 4 टाइम्स उसे सॉल्व कर, एमटीजी वगैरह सॉल्व कर ले। इसके बीच में भी मोस्टली पीवाईक्यू होते हैं बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। फिर बाद में हमारी एक डीएनए टेस्ट सीरीज है बायोलॉजी की। बायोलॉजी की इस डीएनए टेस्ट सीरीज के बीच में ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा क्वेश्चन है तुझे मिलेंगे, ठीक है। अभी ये पीवाईक्यू नहीं है, मैंने डीएनए टेस्ट सीरीज के बीच में पीवाईक्यू नहीं है, ये भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर तुझे मिल जाएगा। 15 मेजर टेस्ट है जिसकी बीच में एनटीए के डिफिकल्टी लेवल के जितनी होती है उतने क्वेश्चन है, उसके बीच में डिफिकल्टी लेवल है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, एजर्शन रीजन का एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री 16th पेपर, ठीक है। इसके बीच में तुझे मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, डाउट सॉल्विंग मिलेगी। अगर तुझे लगता है कि भैया इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना नंबर, मैं तुझे आंसर बता दूंगा, ठीक है। ये होती है उसकी लेवल और उसके तुझे सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं। प्लस उसके बीच में माइनर टेस्ट भी है। माइनर टेस्ट बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, वो बस एनसीईआरटी की लाइन रिवाइज करने के लिए, लाइन सॉल्व करने के लिए, तुझे डेली प्रैक्टिस करने के लिए माइनर टेस्ट है। माइनर टेस्ट का नंबर टोटली 50 हो जाएगा तेरे नीट तक, अभी 10 है, अभी उसके बीच में ऐड होती जाएगी तो 50 है। अगर इसे प्रैक्टिस कर लेगा मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। प्लस तू मॉक टेस्ट कहीं ना कोई तो ज्वाइन करेगा ना, एलएन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा, आकाश की करेगा, पीडब्ल्यू की करेगा, या कोई तेरे पास लोकल टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है, जो तू ज्वाइन करेगा, उसके क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस मोर देन इनफ है। थोड़ा सा रिवीजन करता था केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स का 15-20 मिनट, वो वॉशरूम के बीच में या ब्रश करते समय तुरंत बायोलॉजी पढ़ने पड़ता था क्योंकि उस समय पर मेरा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था और मैं माइनर से माइनर चीज याद रख पाता था। तो याद रखना होगा, इसकी वजह से मैं मॉर्निंग टाइम चूज करता था। ये तू तेरे टाइम के अकॉर्डिंग कर सकता है, तुझे दोपहर में बायोलॉजी पढ़ना है पढ़ सकता है, बट ये होता है कि मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग काम करता है, ठीक है। रिवीजन बीच बीच में करते रहने का। एक सब्जेक्ट 5 घंटे पढ़ लिया, पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, नहीं होगा। पहले थोड़ा बायोलॉजी पढ़, थोड़ी सी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर बाद में थोड़ी सी बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर बाद में फिजिक्स को रिवाइज कर। ऐसे करेगा तो तू ज्यादा मजा आएगा तुझे, ठीक है। ऐसा शेड्यूल तेरा होना चाहिए। फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी तू बायोलॉजी की करेगा, जब भी कुछ नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो 2 से लेकर 5 के बीच में कर। क्यों? क्योंकि तेरी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि उस टाइम पर तू नए चीजों को एक्सेप्ट करता है, गलतियां करता है, गलतियां सुधारता है। ये मेंटेलिटी तेरी तब बनेगी जब तू उस टाइम के बीच में करेगा जहां पर तेरी नीट एग्जामिनेशन होती है। 2 से लेकर 5 के बीच में नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए कि लास्ट ईयर बायोलॉजी का पेपर सिंपल था, फिर भी स्टूडेंट्स ने पैनिक क्यों किया था। देख, ड्यू टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेंथी था, तुझे पता है कि यार कैसे पेपर आया था, तो उसकी वजह से बायोलॉजी पैनिक हो गया, बच्चे 200 या 250 स्कोर कर गए। मैंने जो टॉपर्स निकाल के रखे थे उसमें से कुछ ऐसे टॉपर्स थे जिन्होंने बस 250 स्कोर किया। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 340 स्कोर करेंगे, बट उन्होंने 250 किया। उसका रीजन क्या पता है? उसका रीजन है क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की वजह से पैनिक कर दिया। तो तेरी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना भी गंदा है या बायोलॉजी भी गंदा है, तू पैनिक नहीं करना चाहिए बायोलॉजी के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। भैया मैं सब पढ़ता हूँ बट एग्जाम के वक्त याद नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए तुझे कंटिन्यू रिवाइज करना पड़ेगा, वॉल के ऊपर स्टिकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जो चीजें हैं तू वॉशरूम में चिपका, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल वॉशरूम में चिपका, ठीक है, तेरे टेबल के नीचे चिपका। ऐसी कुछ चीजें कर जिसकी वजह से तुझे काम में आएगा। एक मिस्टेक बुक बना ले जिसका पीडीएफ अवेलेबल है, जो कि मेरी मिस्टेक बुक है, मेरी जूनियर्स की मिस्टेक बुक है, ठीक है। उसका पीडीएफ हमारे वैभव देशमुख बायोलॉजी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। तो जो तू मिस्टेक एक बार करेगा वो मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
एक बार तूने गलती कर दी कि टेस्टिस साइज कितनी है तुझे पता नहीं था, तूने गलती कर दी, इनफ। वो गलती बस एक बार होनी चाहिए। मिस्टेक बुक को बार बार रिवाइज कर, ये सबसे बड़ा हथियार है तेरा, ठीक है, ये हथियार है तेरा, जो कि किसी के पास नहीं होगा, वो तेरे पास होगा, ठीक है। फिर बाद में लो मार्क्स इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉन्फिडेंस बेटा। लो मार्क्स सभी के होते हैं, मैंने 110 से स्टार्ट किया था, ठीक है, पीसीबी के बीच में, बट बायोलॉजी में मैंने 340 स्कोर किया ना बेटा, किया ना, वो होता है। तेरा भी स्कोर 50 तक आएगा, 100 तक आएगा, 150 आएगा, 200 आएगा, बट ऐसा मीनिंग नहीं है उसका, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि तू फाइनल में उतना स्कोर करेगा। फाइनल में तेरा स्कोर बहुत बेटर आएगा बेटा, बहुत बेटर आएगा। तो इस चीज की वजह से आपको पैनिक नहीं करना है। स्कोर कम आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा बेटा, स्लोली प्रोग्रेस होती है, एंड प्रोग्रेस हमेशा स्लोली होनी चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा प्रोग्रेस करेगा वो गलतियां भी ज्यादा करेगा फाइनल नीट के बीच में। जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा वो मिस्टेक्स करते जाएगा, और मिस्टेक्स वो फाइनल नीट में नहीं करेगा। ये तेरा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ रिविजन कितनी होनी चाहिए, इसका बेस्ट आंसर मेरे पास है। कई बच्चे बनेंगे 2 3 4 5, ठीक है बेटा, नहीं, तुझे तेरी नीट एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रिवीजन करना है। इसकी वजह से हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली रिवीजन कर, ठीक है, डेली पढ़, डेली डेली इसको रिवाइज कर, ठीक है, बार बार रिवाइज कर। देख, अगर तुझे पता है कि लिविंग वर्ल्ड तेरा परफेक्ट है तो उसको 3 4 बार ही रिवाइज कर, ठीक है। अगर तुझे पता है कि यार जेनेटिक्स वीक है पर जेनेटिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो 10 12 बार रिवाइज कर। ऐसा नहीं है कि यार उसको पूरा ही रिवाइज कर लिया, तू अपनी प्रायोरिटी बना, तू अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आ सकते हैं। तो तू नंबर ऑफ रिविजन बढ़ा यार, उस चीज को अगर इस तरीके से फॉलो करेगा तो बढ़ेगा, तेरा स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है।